हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ़तेह क्लासेस के अंदर। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 का पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज अपने दूसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। दूसरे लेसन का नाम क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो शुरू करते हैं बच्चों, एक एक शब्द को पढ़ेंगे अपने। इसमें लिखा है कि मुग़ल बादशाहों, क्या लिखा है बच्चों? मुग़ल बादशाहों। तो मुग़ल बादशाहों के बारे में बता दूं बच्चों कि जो मध्यकालीन भारत है वहाँ पर मुग़ल बादशाहत कायम हुई थी यहाँ पर हमारे देश के अंदर, जिसमें सबसे पहले बाबर आया था और बाबर ने यहाँ पर आकर मुग़ल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा किया था। और बाबर के बाद में आता है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद आता है अकबर, हुमायूं का बेटा, और अकबर के बाद उसका बेटा आता है जहांगीर, और जहांगीर के बाद उसका बेटा आता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद आता है उसका बेटा औरंगज़ेब। ये मुख्य रूप से मुग़ल बादशाहों में जो मुख्य जो शक्तिशाली जो शासक हुए हैं वो यही थे। उसके बाद हालांकि चलता है मुग़ल साम्राज्य, लेकिन उसमें उतने शक्तिशाली शासक नहीं थे, कुछ तो बिल्कुल ही नाम मात्र के शासक रहे थे। तो बात करते हैं अपने कि मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बाबर आया था ना, ये बाबर आया था 1526 में, यानी कि 1526 से लेकर 1707 तक इनका पूरा वर्चस्व रहा था भारत में। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे इनकी सत्ता ख़त्म होती जाती है। उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। पहले क्या था? पहले शक्ति का केंद्र सारा दिल्ली था। ठीक है, दिल्ली से ही सारा कंट्रोल था पूरे देश के अंदर, यानी कि ज़्यादातर हिस्से में, जहाँ पर जो दिल्ली के अंदर शासक बैठा था उसका जहाँ तक शासन था। लेकिन जब ये यानी कि औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में मुग़ल जो शासक थे वो बहुत कमज़ोर शासक थे, जो अपनी सत्ता को संभाल नहीं पाए। अब शासक कमज़ोर हो, राजा कमज़ोर हो, तो भाई नीचे से बगावत होनी शुरू हो जाती है ना। जो छोटे छोटे सूबेदार थे, जो ज़मींदार थे, उन्होंने बगावत कर दी और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद में 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी जब 18वीं सदी समाप्त होने जा रही थी तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। जब 18वीं सदी ख़त्म होने जा रही थी ना, तो उस समय एक नई शक्ति का प्रवेश होता है। वो शक्ति होती है अंग्रेज़। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी थे? जो अंग्रेज़ है ना, हमारे देश पर 200 साल राज कर गए हैं। ठीक है, लेकिन असल में क्या आपको पता है कि वो सबसे पहले एक व्यापारिक कंपनी थे। एक कंपनी थी, ये 1600 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1600 ईस्वी में। और इन्होंने अपने देश में उस समय जो वहाँ की जो रानी थी, महारानी थी, उसका नाम था एलिज़ाबेथ प्रथम। क्या नाम था उसका? एलिज़ाबेथ।
ठीक है, एलिज़ाबेथ प्रथम। इससे इन्होंने परमिशन ली, और परमिशन ली किस चीज़ की, कि हमें परमिशन दी जाए कि हम एक कंपनी बनाकर उसके जो पूर्व के देश हैं, ये तो पश्चिमी देश थे, अंग्रेज थे, जो यूरोप कंट्री थी ना, हम लोग जो एशिया महाद्वीप है ये आ जाता है पूर्व में, तो इन्होंने परमिशन ली कि हमें परमिशन दी जाए कि हम जो पूर्वी देश हैं उनके साथ व्यापार कर पाएँ। ठीक है, और वो परमिशन लेकर ये यहाँ पर आए थे। शुरू में क्या हुआ, व्यापारी कंपनी के रूप में आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी क्यों होगी, क्योंकि ये तो व्यापार करने आए थे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए? भैया आए तो व्यापार करने थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ये लोग पूरे देश पर कब्जा करके बैठ गए, है ना। बस यही कुछ अपने पढ़ेंगे इस लेसन में। ये चित्र दे रखा है एक नीचे, ये चित्र के अंदर ना आप देखो बच्चों, ये जो आदमी है ये है आपका मुग़ल, अंतिम मुग़ल बादशाह। कौन? बहादुर शाह जफ़र। ये अंतिम मुग़ल बादशाह था, बहादुर शाह जफ़र। ये क्या होता है कि 1857 में जब भारतीयों ने क्रांति की ना, तो उस क्रांति के अंदर इनको अपना नेता मान लिया। ठीक है, तो फिर अंग्रेज़ों ने इस क्रांति को दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया, और उसके बाद में इस बहादुर शाह जफ़र को पकड़ लिया और इसको मजबूर किया कि वो देश छोड़कर चला जाए। इसके जो पुत्र थे उनको अंग्रेज़ों ने बड़ी बेरहमी से इनके सामने, यानी कि बहादुर शाह जफ़र के सामने मार दिया था। और ये जो अंग्रेज़ हैं इनमें एक अधिकारी है जिसका नाम है हडसन, तो ये इनको गिरफ़्तार करके लेके जा रहे हैं। आगे बात करें, अगली जो हेडिंग है वो है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, कि पूर्व के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है किस प्रकार से आई। पूर्व अपने बात कर चुके हैं ना कि पहले, कि पूर्व यानी एशिया महाद्वीप के देश यानी भारत, मुख्य रूप से अगर अपने देश की बात करें तो। ये आप मानचित्र देख रहे हो ना, ये तो है ब्रिटिश आइसलैंड। ठीक है, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ लोग, जो इंग्लैंड था। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये सेंट हेलेना द्वीप हो गया, ये हमारा भारत हो गया, और ये भारत के अंदर है ये वाला हो गया बम्बई, ये हो गया मद्रास, और ये हो गया कलकत्ता। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसके अंदर एक आपको बात बताऊं मैं बच्चों, इसमें ना क्या हुआ कि पहले, काफ़ी पहले की बात है कि उस समय यूरोप के अंदर लोगों में व्यापारिक जो नई नई जो चीज़ों की खोज कर रहे थे, जो व्यापार की जो होड़ सी मच गई थी ना, उसके कारण वहाँ के लोगों ने अपने यूरोप से निकलकर बाहर जगहें ढूंढनी शुरू की कि जहाँ पर वो अपने व्यापार शुरू कर सकें। तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो आपका है ना अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर है यूरोप, यूरोप के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना ये है स्पेन, और स्पेन के अंदर ये यहाँ पर है पुर्तगाल। क्या है यहाँ पर? पुर्तगाल एक देश है। ठीक है, तो पुर्तगाल का एक राजकुमार हुआ था, उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम था बच्चों? हेनरी द नेविगेटर, वहाँ का राजकुमार था। इसने क्या किया, इसने अपने आदमियों को कहा कि आप लोग नए जो क्षेत्र हैं उनकी खोज करो। तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से फिर इनका एक आदमी चलता है, ठीक है, समुद्री रास्ते से खोज करता हुआ वो कहाँ पर पहुँच जाता है, वो यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। असल में ये क्या था, ये पहले उत्तमाशा अंतरीप द्वीप था इसका नाम। ठीक है, तो इसने यहाँ पर बहुत सारी लहरें उठी, है ना, तो उन लहरों से ये घबरा कर ये क्या है कि ये जो व्यक्ति था वो वापस चला गया। और उस व्यक्ति का नाम की अगर बात करें, उसका नाम था बार्थोलोम्या डियाज। क्या नाम था उसका? बार्थोलोम्या डियाज। ठीक है, क्या नाम था उसका? बार्थोलोम्या डियाज, ये नाम था उसका। ये व्यक्ति यहाँ पर आता है और यहाँ से लहरों से डरकर वापस चला जाता है।
इसको बताता है कि मैंने इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र खोजा है, यानी कि जो अफ्रीका का है बिल्कुल दक्षिणी छोर खोजा। ठीक है, बाद में अब यहाँ पर ये जो एरिया खोज लेता है तो इसको फिर थोड़ी आशा जगती है, तो इसलिए ये इसका नाम फिर केप ऑफ गुड होप, यानी कि एक अच्छी आशा जगती है, तो इसलिए इसका नाम केप ऑफ गुड होप रख देता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से एक और पुर्तगाल से एक और आदमी चलता है और वो यहाँ से होता हुआ इस केप ऑफ गुड होप से होता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहता है और ये पहुँच जाता है हमारे भारत में पहुँच जाता है। और भारत में कहाँ पहुँच जाता है? ये भारत में पहुँच जाता है कालीकट बंदरगाह पर। कौन से बंदरगाह पर पहुँच जाता है? कालीकट बंदरगाह। ठीक है, और इस व्यक्ति का नाम क्या था? इस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। तो अगर यूरोप की तरफ से अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो सबसे पहले कौन आया था? भारत तक कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। यानी यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। कब की थी? इसने की थी, ये पहुंचा कब था? ये पहुंचा था 17 मई 1498 को। कब पहुंचा था? 17 मई 1498 ईस्वी को। कहाँ पहुंचा? भारत में कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस रास्ते की इसने खोज कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यानी पुर्तगाली, एक पुर्तगाली। तो अंग्रेज लोग तो आए ही नहीं अभी तक, अंग्रेज़ों से पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आया और यहाँ पर इसने फिर बाद में बहुत सारा जो गर्म मसाले वगैरह थे, काली मिर्च वगैरह थी, इन चीज़ों के ट्रक मतलब जो अपना वो जहाज़ वगैरह था वो भरकर वो वापस ले गया। और यूरोप में ले जाकर जब इसने इसके बारे में बताया तो वहाँ के लोग भी पूरे उत्सुक हुए यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि इस कंपनी का जन्म होता है और ये कंपनी फिर बाद में यहाँ पर पहुँचती है। कहाँ पर? भारत में। कौन सी कंपनी पहुंचती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आना होता है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, ये अपने पहले बात कर चुके हैं ना, एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर मतलब इजाज़तनामा, जो अपने पहले बात कर चुके हैं कि पत्र लेकर आई थे, हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। अब ये जो चार्टर मिल जाता था ना, तो उसमें एकाधिकार मतलब सिर्फ इन्हीं का अधिकार था कि वो पूर्व से व्यापार कर सकते थे, इनका कोई कंपटीटर नहीं होता था, मतलब इनसे कोई प्रतिस्पर्धा और कोई कंपनी नहीं कर सकती थी। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। वो तो इन्होंने चार्टर ले ही लिया था, उसमें साफ लिखा था कि दूसरी कंपनी इसका प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। भाई जब कोई कंपनी प्रतिस्पर्धा में ना हो, आपके कोई प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में ना हो, जैसे मान लो आप लोग स्टडी करते हो, एग्ज़ाम देते हो, अगर आपके कंपटीशन में कोई ना हो तो आप निश्चिंत हो कि बेफिक्री से अपनी मनमर्जी से तैयारी करोगे ना। अगर आपको लगता है कि आपके सामने कोई कंपटीटर है तो फिर उसके साथ आप फाइट करते हो, है ना, उस प्रतिस्पर्धा करते हो, फिर उस हिसाब से तैयारी करते हो। तो यही बात यहाँ पर थी कि कंपनी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला भय कोई नहीं था, इनको कोई भय नहीं था। उस ज़माने में वाणिज्यिक का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से अगर कहें तो व्यापार के जरिए जो मुनाफा कमाया जाता है ना, बस उसी को कहते हैं वाणिज्यिक। ठीक है, तो वाणिज्यिक कंपनियां जो व्यापार के द्वारा मोटा जो मुनाफा कमाती हैं ना, तो उन कंपनियों को मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो
तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। ये तो इंग्लैंड का था, इंग्लैंड को तो नहीं रोक सकते, इंग्लैंड की कंपनियों को तो रोक सकते हैं दूसरी को ना, लेकिन जो दूसरी यूरोपीय ताकतें हैं, यानी कि जो पूरा यूरोप के अंदर पूरा इंग्लैंड का राज तो नहीं है ना, इंग्लैंड तो अलग होगा, बाकी सारा यूरोप और भी तो बचा है पीछे ना, तो उन यूरोपीय ताकतों को तो नहीं रोक सकता ये दस्तावेज। तो इस प्रकार से दूसरी यूरोपीय ताकतें भी यहाँ पर आती हैं। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते, पश्चिमी तट को जो अपने पीछे चित्र में बात कर चुके हैं ना कि दक्षिणी तट था, दक्षिणी से पहले पश्चिमी तट, जब तक वो यूरोप जो इंग्लैंड के जहाज पश्चिमी तट तक पहुंचते, ठीक है, पश्चिमी तट तक आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। पश्चिमी तट यानी कि यहाँ तक, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट है ना। जब तक उनके जहाज यहाँ तक पहुँचते तब तक तो ये पुर्तगाल वाले ये वाले जहाज भारत में पहुँच चुके थे, ठीक है। ये ब्रिटिश आइसलैंड यानी कि यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसे है ना, ऐसे पहुँचेंगे यहाँ तक, लेकिन उससे पहले ये वाले यहाँ से तो पहुँच चुके थे भारत में, ठीक है। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। मतलब वो पहुंच चुके थे। और कहाँ पहुंचे थे? कालीघाट बंदरगाह, ठीक है। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 ईस्वी में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे, ठीक है। तो अकेले अंग्रेज नहीं आए थे यहाँ पे, ठीक है। अपने अंग्रेज़ लोगों ने हमको गुलाम बनाया था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अपने सिर्फ अंग्रेज़ ही यहाँ पर आए थे। यहाँ पर उसके अलावा भी आए थे लोग, दूसरी कंपनियाँ आई थी, दूसरे देश आए थे। कौन से आए थे? अगर अपने उनका क्रम बात करें ना, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक है। उसके बाद में आए थे डच लोग, और उसके बाद में आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज़ों के बाद में आते हैं डैन लोग, डेनमार्क, ठीक है। और डेनमार्क के बाद में आते हैं फ्रांसीसी, ठीक है। और फ्रांसीसियों के बाद में आते हैं स्वीडिश यानी कि स्वीडन के लोग। इस प्रकार से इस क्रम से यूरोपीय जो व्यापारी लोग थे वो यहाँ पर आए थे। और इनमें सबसे ज़्यादा जो कामयाब हुए हैं वो हुए ये 3 नंबर वाले यानी कि अंग्रेज। इन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे देश को लूटा और सबसे ज़्यादा समय तक यहाँ पर शासन किया था। देखो, इनसे पहले 2 व्यापारी कंपनियाँ आई थी, लेकिन 2 देश आए थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए, ठीक है। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। अब एक समस्या ये भी थी भी यूरोप के अंदर जो यूरोप से जो इतनी कंपनियां आई थी वो सारी एक ही जैसी चीज़ें खरीदनी चाहती थी। एक जैसी जैसे मतलब वो क्या था ना कि उधर जो यूरोप जो कंट्रियां थी वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती थी, सर्दी ज़्यादा पड़ती थी, और उस ठंड से बचने के लिए उनको गर्म चीज़ों की आवश्यकता होती थी, और वो गर्म चीज़ें हमारे यहाँ पर ज़्यादातर मिलती थी, ज़्यादातर पाई जाती थी। कौन कौन सी? जैसे बात करें कि यहाँ पर ज़्यादा जो पसंद करते थे वो ख़रीदना, वो थी सूती कपड़े, ठीक है। सूती कपड़ा ख़रीदना पसंद करते थे और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा यहाँ से काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। भाई कीमतें तो बढ़नी थी, है ना। मान लो एक ही चीज़ को लेने वाले ज़्यादा लोग हों तो उसका रेट तो बढ़ेगा ना, कीमत तो बढ़ेगी। कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था।
अब भाई कीमतें बढ़ेंगी तो कंपनियों को मान लो मुनाफा तो फिर कम होगा ना, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, एक कंपनी 10 रुपये में ले रही थी और 15 रुपये में बेच रही थी, बढ़िया बिक रही थी उसकी चीज़, है ना। लेकिन उसके बाद में 4 कंपनियां और आ गई और वही चीज़ को दूसरी कंपनी एक 12 में ख़रीद रही है, एक 13 में ख़रीद रही है ना। तो जो 10 में ख़रीद कर बेच रही थी उसका मुनाफा तो कम हो गई ना। तो अब उनके सामने फिर एक ही रास्ता बचा था, एक ही रास्ता बचा था इन कंपनियों के सामने। और वो रास्ता कौन सा था कि वे अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। अब जो तगड़ी कंपनी बचेगी वो व्यापार कर लेगी और दूसरी कंपनियों को ख़त्म कर दे, बस यही उनके पास एक रास्ता था। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। लड़ाई तो फिर होनी थी भाई, जब उनके अंदर आपसी होड़ मच गई। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे आने से भी रुकावट पैदा कर देती थी, आगे बढ़ने से रोक देती थी। और यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। हथियारों की मदद से तो चलना ही था ना। अब एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और व्यापारिक चौकियों, जो व्यापारिक चौकियाँ बनाई थी ना इन्होंने, ठीक है, उन व्यापारिक चौकियों को अब किलेबंदी करनी शुरू कर दी। जो व्यापार के लिए जो चौकी बनाई थी उनके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनानी शुरू कर दी, बड़ा बड़ा किले बनाने शुरू कर दिए। अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे और इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। अब भी देखो कोई व्यापारी आए, है ना, हमारे यहाँ पर, और बाद में वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दे, फिर यहाँ पर अपनी सेना रखनी शुरू कर दे, है ना। तो दूसरे जो यहाँ के जो लोग होंगे उनके मन में भी तो कुछ ना कुछ आएगा ना कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो धीरे धीरे कब्जा करेंगे। तो फिर यहाँ के भी जो व्यापारी या यहाँ के जो शासक होंगे वो भी ये सोचेंगे ना, उनके मन में भी एक ये बात रहेगी कहीं ना कहीं कि इनसे हमारे देश को नुकसान हो सकता है। तो फिर क्या होगा, आपस में टकराव होगा उनके। अभी एक कंपनी यहाँ पर आकर पूरा मान लो पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश करे तो यहाँ की जो कंपनी है, यहाँ की जो सरकार है, उसको नुकसान होगा ना, उसकी कमाई रुक जाएगी, राजस्व रुक जाएगा। तो इसके कारण फिर दोनों में आपसी टकराव होगा। अब टकराव होगा तो फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। कंपनी फिर क्या करेगी, राजनीति के अंदर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देगी। कैसे होता है ये सारा कुछ, ये अपने आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, बंगाल से व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो कहाँ शुरू हुई थी, 1651 में हुगली नदी। हालांकि इससे पहले भी शुरू हो गई थी, एक 1608 में शुरू हुई थी, जो कि सूरत में एक फैक्ट्री लगी थी, अंग्रेज़ों ने लगाई थी, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली। उसके बाद में 1613 के अंदर सूरत के अंदर ही जहांगीर द्वारा इनको परमिशन मिल जाती है, ठीक है, फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन जो अगर सही बात करें तो ये जो फैक्ट्री लगती है ना, इंग्लिश फैक्ट्री, पूरी तरह से ये इंग्लिश फैक्ट्री थी जो 1651 में लगी थी। और कहाँ पर लगी थी, हुगली नदी के किनारे। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। ये जो व्यापारी थे इनको क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस भी था। वेयर हाउस मतलब जहाँ पर वो अपना सामान वगैरह रखते थे, जो माल वगैरह खरीदते थे, निर्यात करने वाली जो चीज़ें होती थी उनको वो वहाँ पर जमा करके रखते थे वेयर हाउस में, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता। यहीं पर उसके दफ्तर थे, यहीं उन्होंने अपने दफ्तर बना लिए अंग्रेज़ों ने, जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। और जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया।
अब देखो धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है सारा काम, है ना। फैक्ट्री लगा ली, फिर वहीं अपना घर बना लिया, वहीं मजदूरों को रहने के लिए जगह बना दी। उसके बाद में जो सौदागर थे, सौदा करवाते थे, है ना, और जो छोटे मोटे व्यापारी थे, उन सारों को कह दिया कि आप लोग यहीं आकर बस जाओ। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ पर तादाद बढ़ गई। ठीक है, अब तादाद बढ़ गई, ठीक है, लोग बढ़ गए वहाँ पर। तो आगे वो क्या करते हैं कि 1696 तक कंपनी ने इस आबादी, ये जो आबादी है ना, ये सारे लोग आ गए थे ना यहाँ पर, सौदागर आ गए थे, व्यापारी आ गए थे, और भी सारे लोग आगे बैठ के थे। ये सारी जो आबादी हो गई थी 1696 तक, चारों तरफ से इस आबादी के एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। जो मुगल अफसर थे, जो उन्होंने क्या किया कि उनको रिश्वत दे दी अंग्रेज़ों ने, और रिश्वत देकर जो 3 गांव थे वो ख़रीद लिए कि अब आज के बाद ये गांव हमारे हैं, और यहाँ पर जो भी कमाई होगी, जो भी टैक्स वगैरह लगाएंगे वो हम ही लगाएंगे, और हम ही उससे टैक्स लेंगे, आप एक साथ पैसा ले लो हमसे। ठीक है, अब इनमें से एक गांव था कालीकाता। कौन सा गांव था? कालीकाता, जो बाद में कलकत्ता बना, और अब इसे हम क्या कहते हैं? कोलकाता कहते हैं। ये पहले एक गांव था, इसका नाम था कालीकत्ता। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का एक फरमान जारी कर दे। इससे भी लिया था, लेकिन असल जो फरमान मिला था ना एक, वो मिला था 1617 के अंदर फर्रुखशियर से। जो 1707 में तो औरंगज़ेब की तो डेथ होगी। ठीक है, उसके बाद में 1707 में जो शासक था ना, 1717 के अंदर जो शासक था उसका नाम था फर्रुखशियर। क्या नाम था उसका? फर्रुखशियर। ये क्या था कि इसको कोई बीमारी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा ये बीमार हो गया था। तो फिर उस टाइम क्या होता है कि एक दूत आता है, दूत मंडल आता है अंग्रेज़ों की तरफ से। ठीक है, और उस दूत मंडल में एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था जिसका? हैमिल्टन। ठीक है, और ये डॉक्टर क्या करता है? ये डॉक्टर इसका इलाज कर देता है। किसका? फर्रुखशियर का। ठीक है, और फर्रुखशियर ठीक हो जाता है। अभी काफ़ी घातक बीमारी थी, उससे ठीक हो गया, फर्रुखशियर खुश हो गया, और खुश होकर इन्होंने क्या किया? फर्रुखशियर ने अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी कर दिया, और उस फरमान यानी कि एक शाही आदेश जारी कर दिया, और उसका नाम था, फरमान का नाम था दस्तक। ठीक है, और दस्तक का ठीक है, इस दस्तक के अंदर क्या था कि अंग्रेज़ों ने एक सिस्टम बनाया कि जिसके अंदर ये ना इस फर्रुखशियर को 3000 रुपये वार्षिक देंगे। कितने देंगे? 3000 रुपये देंगे इसको वार्षिक। ठीक है, एक साथ दे दिया, और उसके बदले में इन्होंने कोई भी बिना शुल्क चुकाए, मतलब इनसे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगा अंग्रेज़ों से कोई भी। ठीक है, और ये अपना व्यापार करेंगे। एक साथ ही 3000 रुपये दे दिया साल का, और साल भर ये फ्री में व्यापार करेंगे। ठीक है, अब इसका गलत असर क्या पड़ा? इसका गलत असर ये पड़ा कि जो अंग्रेज़ अधिकारी, ये परमिशन तो दी थी सिर्फ कंपनी को, लेकिन जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, जो अपना पर्सनल व्यापार करते थे, अपना व्यक्तिगत व्यापार करते थे, उन्होंने भी टैक्स देना से मना कर दिया। ये तो गलत हो गया ना। उसके बाद में यहाँ तक नहीं रुके, उसके बाद में जो छोटी छोटी कंपनियाँ थी ना, जो छोटे छोटे व्यापारी लोग थे भारत के, उन लोगों को भी इन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र देना शुरू कर दिया कि आप हमारे अंडर में काम करो और आपको किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसके बदले में उन्होंने अंग्रेज़ों ने पैसे लेना शुरू कर दिया। अब देखो, जो व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहे थे वो भी नहीं टैक्स दे रहे, जो भारतीय व्यापारी थे वो भी नहीं टैक्स दे रहे, तो फिर जो भारतीय जो सरकार थी वहाँ की, तो उसको फिर इनकम कहाँ से होगी, है ना। तो फिर वहाँ पर आपसी टकराव होना संभव था। तो आगे क्या होता है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। अब ये जो नाम आता है ना औरंगज़ेब, ये असल में औरंगज़ेब नहीं, ये फर्रुखशियर की बात हो रही है। ठीक है, फर्रुखशियर का जो फरमान था ना, वहाँ से सारा चक्कर पड़ता है।
ठीक है। फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और ऐसे में फिर भला जो बंगाल के जो नवाब मुर्शिद कुली खान वो विरोध क्यों न करते। ठीक है, वो तो विरोध होना ही था। बंगाल का उस समय नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान। तो इस व्यक्ति ने उस समय फिर विद्रोह कर दिया। विद्रोह तो करना ही था भी, इनकी इनकम रुक गई थी। ठीक है, ये आपको चित्र दिख रहा है ना, इस चित्र के अंदर ये मद्रास का चित्र है और यहाँ से ये जो समुद्र के अंदर जो बड़े जहाज़ हैं वहाँ से जो छोटी छोटी नौकाएं हैं, इसके अलावा वो नौकाएं छोटी छोटी किश्तियाँ हैं जो बंदरगाह वगैरह से सामान लेकर जा रही हैं और लेकर आ रही हैं। आगे अगर बात करें व्यापार से युद्धों तक, ये जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है रॉबर्ट क्लाइव का। ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी आगे अपने देखेंगे। ये रॉबर्ट क्लाइव आगे अपने जो युद्ध वगैरह आएंगे ना, वहाँ पर इनका जिक्र आएगा। तो आगे अपने पढ़ते हैं व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का जो तनाव था, जो आपसी, वो काफ़ी, जो टकराव था वो काफ़ी बढ़ गया था। अब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे और उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। क्या हुआ? कंपनी का विरोध हुआ और कंपनी पर कुछ नियंत्रण लगा दिया, सिक्के डालने से उनको रोक दिया। ठीक है, उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। जो उन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी थी ना, उसको भी रोक दिया नवाब की तरफ से। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी, किसने? नवाब ने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। कम तो होती जा रही है, भी वो धोखा कर रहे हैं, खुद के कंपनी के लिए लिया वो दस्तक पत्र और उसका उपयोग आगे गलत कर रहे थे। और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, यानी कि टैक्स को हटा ले, तभी व्यापार फल फूल सकता है। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। कौन से युद्ध के रूप में हुई? प्लासी का युद्ध। अब ये जो प्लासी का युद्ध है, यहाँ से पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में। ये प्लासी का युद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहीं से शुरुआत होती है अंग्रेज़ों की। यहाँ पर असल जो उनकी सत्ता है ना, सत्ता स्थापित हुई है, वो यहीं से शुरू होती है 1756 के प्लासी के युद्ध के बाद, जिसके फिर आगे 1757 में विरोध क्रांति होती है। ठीक है, और इस प्रकार से जो सारी घटनाएं हैं वो अपने उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल फतेह क्लासेस के साथ। यहाँ पर आपको लगातार इस प्रकार से वीडियो मिलती रहेंगी ताकि आपकी जो तैयारी है वो सुनिश्चित हो सके। आप भी आगे से आगे शेयर कीजिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।